स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो शेयर करें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी से हमने लिया है और आज हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन की क्रिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की क्रिया को। तो कुछ बातें हम समझेंगे पहले और उसमें सबसे पहली बात आती है कि जब कोई जंतु जनन करता है और जनन के द्वारा अपनी संतति का निर्माण करता है, प्रोजेनी बनाता है, तो इस क्रिया के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहली बात कि कुछ जंतु ऐसे हैं जो अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जनन करते हैं, यानी ऐसे जंतु जिनमें अलैंगिक विधि से जनन की क्रिया होती है और इस प्रकार वो संतति का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए हम एक शब्द काम में लेते हैं, ब्लास्टोजेनेसिस। हिंदी में इसे हम कोरक भवन कहते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रा का। हाइड्रा में मुकुलन बडिंग की क्रिया होती है और मुकुलन के द्वारा हाइड्रा अपनी संतति का निर्माण करता है। तो ये ब्लास्टोजेनेसिस का एक उपयुक्त उदाहरण है। दूसरी मैं बात कर रहा हूं उन जंतुओं की जिनमें प्रजनन की क्रिया लैंगिक विधि से होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होती है। तो जिनमें लैंगिक विधि से जनन होता है, भ्रूण का निर्माण होता है और इस प्रकार अगर संतति बने तो इसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। मानव इसी प्रकार का एक जंतु है जिसमें लैंगिक विधि से जनन की क्रिया होती है। तो हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस, हिंदी में जिसे हम भ्रूणोद्भवन कहते हैं, उससे संबंधित है। तो हम लैंगिक जनन की क्रिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि वे सभी जंतु जिनमें लैंगिक विधि से प्रजनन की क्रिया होती है उनमें उनके जीवन चक्र में दो घटनाएं हमें दिखाई देती हैं। तो जो जंतु लैंगिक विधि से जनन करते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि लैंगिक जनन में दो इवेंट, दो घटनाएं हमें दिखती हैं। उसमें से जो पहली घटना है उसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। हिंदी में इसे हम युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। और जो दूसरी घटना
लैंगिक जनन के समय दिखाई देती हैं उसे हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। तो जब भी किसी जंतु में लैंगिक विधि से जनन की क्रिया होगी तो उस समय हमें दो घटनाएं दिखाई देती हैं। पहली घटना गैमेटोजेनेसिस की है, युग्मक जनन की है, और दूसरी घटना फर्टिलाइजेशन या निषेचन की है। यहां तक ठीक। अब हम बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन से संबंधित है। तो ये युग्मक दो प्रकार के हैं, नर युग्मक जिसे स्पर्म शुक्राणु कहा जाता है, मादा युग्मक जिसे ओवम अंडाणु कहा जाता है। तो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया दो प्रकार की है, स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन की क्रिया जिसमें नर युग्मक शुक्राणु के जन्म के निर्माण की क्रिया होती है। दूसरा है oogenesis अंड जनन जिसमें मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की क्रिया होती है। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। तो पहले एक परिभाषा डिस्कस करेंगे कि जो नर जनद हैं, मेल गोनेड है, और जो मेल गोनेड हैं, नर जनद हैं, वो होते हैं टेस्टिस, वृषण। तो मेल गोनेड टेस्टिस में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन कहलाती है। एक सिंपल सी डेफिनेशन डिस्कस की। अब हम दो चीजें पहले डिस्कस करेंगे, फिर इस कंप्लीट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। नंबर एक, जो शुक्र जनन की क्रिया है, ये क्रिया प्यूबर्टी एज, किशोर अवस्था, लगभग 12 से 13 वर्ष की जो आयु है लगभग, उस समय शुक्र जनन की क्रिया प्रारंभ होती है। इस क्रिया पर पीयूष ग्रंथि के जो एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट है उसके द्वारा एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। दो प्रकार के गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, एक FSH और दूसरा LH। तो जो FSH है, पुटिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये जो FSH है ये पीयूष ग्रंथि द्वारा बनता है और स्त्रावित होकर टेस्टिस में, वृषण में पहुंचता है। इसी FSH की उपस्थिति में वृषण में शुक्र जनन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो जो शुक्र जनन की क्रिया है उस पर पूरा नियंत्रण इस FSH पुटिका प्रेरक हार्मोन का है, जिसे पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया गया है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन टेस्टिस की संरचना के बारे में करेंगे, वृषण की संरचना के बारे में करेंगे। अगर हम वृषण के TS अनुप्रस्थ काट को देखते हैं तो वहां पर हमें शुक्र जनन नलिकाएं, इन्हें हम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो हम क्या देखते हैं वृषण की संरचना में,
सेमिनिफेरस टिब्यूल्स दिखाई देती हैं। इन टिब्यूल्स में दो प्रकार की सेल्स हैं। पहले प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनका नाम है आदि जनन कोशिकाएं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये कोशिकाएं भ्रूणीय परिवर्तन के समय गॉनेड में यानी वृषण में कहीं और से स्थानांतरित होकर प्रवेश करती हैं। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, यही वे कोशिकाएं हैं जो FSH की उपस्थिति में शुक्र जनन की क्रिया में सम्मिलित होती है। अच्छा, वृषण की संरचना में शुक्र जनन नलिकाओं में इन प्राइमोर्डियल जर्म सेल के अलावा कुछ और सेल्स भी दिखाई देती हैं और उन सेल्स का नाम है सर्टोली सेल्स। इन्हें नर्स सेल, सपोर्टिव सेल, इन नामों से भी जाना जाता है। ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये 3 महत्वपूर्ण काम करती है। पहला, परिवर्धनशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, इसीलिए इनका नाम नर्स सेल, क्योंकि ये नरिशमेंट, पोषण प्रदान करती है। दूसरा जो काम है सर्टोली कोशिकाओं का, वो है ये इनहिबिन हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन शुक्र जनन की क्रिया पर ऋणात्मक नियमन करता है, यानी शुक्र जनन की क्रिया को कुछ समय के लिए रोक देता है। तीसरा, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा भ्रूणीय परिवर्धन के समय एंटी मुलेरियन हार्मोन बनाया जाता है। और ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है, ये क्या करता है कि जो परिवर्तनशील भ्रूण है उसमें मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट होती है, जो आगे जाकर फीमेल में अंडवाहिनी ओविडक्ट बनाती हैं, उसके निर्माण को रोक देता है। तो ये 3 काम सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा वृषण की संरचना में शुक्र जनक नलिकाओं के बाहर कुछ तीसरे प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट हैं, जिनका नाम है लैडिंग कोशिकाएं। इन्हें अंतराली कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की उपस्थिति में टेस्टोस्टेरोन या नर लिंग हार्मोन का निर्माण करती है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करता है। यहां तक ठीक। तो एक सामान्य सा परिचय अभी हमने डिस्कस किया। अब हम मुख्य टॉपिक जो है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। मैंने 2 स्टेप यहां पर लिखे हैं। पहला जो भाग है स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसका नाम है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इस पहले भाग में क्या होगा, डायग्राम से देखते हैं कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं वो इस भाग में स्पर्मेटिड्स का निर्माण करती हैं। शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं का निर्माण करेगी। इस भाग को हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा भाग जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसे स्पर्मेटोलाइसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्र कायांतरण नाम दिया गया है। उसमें क्या होता है कि जो शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं हैं उन्हें शुक्राणुओं में परिवर्तित किया जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस 2 भागों में बटी हुई है। ए स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, बी स्पर्मेटोलाइसिस या शुक्र कायांतरण।
तो पहली क्रिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, पढ़ते हैं इसको कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट होकर टेस्टिस में एंटर करती है, प्रवेश हो गई। प्रवेश करने के बाद ये कोशिकाएं लगातार माइटोसिस समसूत्री विभाजन करेगी और कुछ प्रोजेनी कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब ये जो संतति कोशिकाएं बनी वो समसूत्री विभाजन से बनी, इसलिए बनी हुई सभी कोशिकाएं 2n द्विगुणित होती हैं। तो जो ये पहला भाग हमने डिस्कस किया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का, हमने डिस्कस किया कि इस समय केवल समसूत्री विभाजन ही होते हैं और इस समय कोशिकाओं की केवल संख्या बढ़ती है, इसलिए इसे मल्टीप्लिकेशन फेज गुणन प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। और जो कोशिकाएं बनी उन्हें स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जाना जाता है। स्पर्मेटोगोनिया वे कोशिकाएं हैं जो द्विगुणित हैं, समसूत्री विभाजन से बनी हैं और ये शुक्र जनन की अगली अवस्था में प्रवेश करती है। एक स्पर्मेटोगोनिया जब शुक्र जनन में प्रवेश करती है तो एक स्पर्मेटोगोनिया कुल 4 शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बात याद रखनी है, इसमें जो विभाजन होंगे वो समसूत्री होंगे, बनी हुई कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, वे द्विगुणित हैं और अगली अवस्था में प्रवेश करती है। ओके, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की जो सेकंड फेज है उसका नाम है ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था। तो देखते हैं यहां पर ग्रोथ फेज में किसी भी प्रकार का कोई कोशिकीय विभाजन, ना समसूत्री ना अर्धसूत्री, कोई विभाजन नहीं हो रहा है, केवल कोशिका के आकार में वृद्धि हो रही है। कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य था वो बढ़ गया है और अब जो कोशिका बनी, जो संरचना बनी, उसका नाम दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो केवल ग्रोथ के कारण बनी है, इसलिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी एक 2n द्विगुणित संरचना है। आगे चले, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की जो तीसरी अवस्था है उसका नाम है मैच्यूरेशन फेज, विभेदन अवस्था। इस समय अर्धसूत्री विभाजन होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन 2 भागों में होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। तो पहले हुआ अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 2 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बन गए। अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं इसलिए गुणसूत्रों की संख्या 2n से n रह गई, आधे हो गए। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकेंड करते हैं और इस प्रकार कुल 4 स्पर्मेटिड्स शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं बनती हैं और ये चारों अगुणित होती हैं। अब ये जो स्पर्मेटिड्स बनी, शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं बनी, अर्धसूत्री विभाजन से बनी। तो इस पूरे प्रावस्था को विभेदन प्रावस्था, मैच्यूरेशन फेज नाम दिया गया है। तो यहां तक ये जो 3 अवस्थाएं पड़ी, ये तीनों स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में सम्मिलित की गई हैं। फिर बाद में शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं का परिवर्तन शुक्राणु में हो जाएगा, उसे स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। और उसके बारे में हम कल एक अलग से लेक्चर बनाएंगे और वो परिवर्तन डिस्कस करेंगे जो हमें बताएंगे कि शुक्र कायांतरण के समय
क्या क्या परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार एक स्पर्मेटिड्स स्पर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कल हम अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।